Welcome to modern chemistry classes cited by Mr. Pawan Kumar, Buxar, Bihar. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग अपने सॉलिड स्टेट के 10th लेक्चर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो अंत तक केयरफुली इसको देखिएगा क्योंकि इसके साथ साथ आपका रिटेन पार्ट भी है। और आपको पता है कि फर्स्ट लेसन को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग का सेकेंड लेसन चालू हो चुका है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस चुंबकीय गुण को हम लोग डील करेंगे। चुंबकीय गुण क्या चीज़ है उसको आप देखिए, रिटेन पार्ट के साथ लिखते भी जाएंगे और आप लोग को समझाते भी जाएंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक चुंबकीय गुण। आज का टॉपिक है चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि ये चुंबकीय गुण है क्या चीज़। तो चूंकि हम सॉलिड स्टेट में इसको पढ़ रहे हैं जो कि पदार्थ की एक अवस्था है, तो हर एक पदार्थ में चुंबकीय गुण का वर्गीकरण किया जाएगा। यहाँ तो पदार्थों को यहाँ पर हम बांटेंगे, ना ही ठोस को, जबकि सभी पदार्थों को बांटेंगे। तो पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वो क्यों आता है, कैसे उत्पन्न होता है और उसको कैसे मापते हैं, पहले ये हम लोग देखेंगे और तब देखेंगे कि चुंबकीय गुण के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को कितने भाग में बांटा है। तो हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि चुंबकीय गुण उत्पन्न कहाँ से होता है। तो पदार्थ का जो चुंबकीय गुण होता है वो उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, पहली लाइन आपकी होगी जो पदार्थ का चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। पदार्थ का चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है, जो कि अब सवाल ये था कि चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण पर तो निर्भर करता है, लेकिन ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किससे संबंधित है। तो चुंबकीय आघूर्ण है यानी जो कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। तो अब सवाल उठा कि भाई पदार्थ का चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है, सही बात है। और चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण उसकी गतियों के कारण उत्पन्न होता है, जो कि दो प्रकार की होती हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। वो कौन कौन सी है देखिएगा, इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी गतियां हैं इनके बारे में देख लीजिए। वो पहला और दूसरा यहीं पर हम लोग क्लियर कर देंगे, ये सेमीकोलन देके। तो इलेक्ट्रॉन में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण। तो वो कौन कौन सी गतियां हैं, तो पहला नंबर देखिएगा, एक पहली गति होगी आपके इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। और दूसरा गति होगा इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। तो पहली गति का नाम है इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, कक्षक यानी ऑर्बिटल। और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है अपने अक्ष पर।
तो इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। बाई फिगर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। यह आपको क्लियर हो गया कि चुंबकीय गुण किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण के कारण आता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन में ये चुंबकीय आघूर्ण कहाँ से आता है, तो उसके दो प्रकार की गतियों के कारण आता है। वो कौन कौन सी गतियां हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षक गति है, और अगला है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। अब इस दोनों को हम लोग बाई फिगर समझने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि पता है कि कक्षा का गति देखना है तो हमको कक्षा लेना पड़ेगा, तो ये ले लीजिए कक्षा लीजिएगा तो इसमें नाभिक होगा। ये नाभिक है बीच में, सेंटर में, किसी भी परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। ये नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यहां पर बाबू इसी गति के कारण आघूर्ण उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन के इसी गति के कारण आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर कक्षक गति कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो उत्पन्न हो रहा है ये वाला ये चुंबकीय आघूर्ण है। तो जो पहला आपका फिगर है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को शो करता है। ये जो फिगर है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का है, ठीक है। तो पहली गति को शो किया गया यहाँ पे, ये पहली गति है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षक गति है जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अब दूसरा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है उसका एक अक्ष बनाना पड़ेगा, एक्सिस गोल। तो गोल उसका एक्सिस बनाते हैं, तो उसका एक्सिस तो थोड़ा छोटा होगा। ये मान लीजिए ये एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह मूवमेंट कर रहा है। ये जो तीर का चिन्ह है ये आपको शो किया गया है इलेक्ट्रॉन की गति के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अंदर है और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इस गति के कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो है इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फिगर है किस बात को शो कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये बड़ा वाला जो हम लोग लिए हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण अपने अक्ष पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। तो इसमें जो ये जो सेकंड फिगर है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के गति के साथ संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण का भी निर्देशन कर रहा है। मतलब ये जो दूसरा फिगर है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को शो कर रहा है, चक्रण गति को शो कर रहा है। और ध्यान रखिएगा इस चक्रण गति के साथ साथ संयुक्त रूप से चुंबकीय आघूर्ण को भी ये दर्शा रहा है। तो आपको ये पता चला कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या चीज है कि वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां हैं। पहली है नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण की गति। तो ये पहला फिगर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को दर्शाता है, और दूसरा फिगर इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि इसे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी आती है उस चीज को देखिए। तो एक परमाणु जो होता है उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक सूक्ष्म कण की तरह कार्य करने लगेगा। क्यों करने लगेगा वो भी आपको बताते हैं। तो एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह, मतलब टाइनी एकदम सूक्ष्म छोटे छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। तो एक परमाणु में, यहां पर इस फिगर के बाद हम लोग लिखना चालू करेंगे, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा इस फिगर के बाद फिगर के नीचे लिखना था कि एक परमाणु में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है
एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। क्यों सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है, तो उसका भी रीजन आपको बताएंगे। सबको आपको पता है, हर एक पर्सन को पता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? आवेश। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। ये भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है, जो कि इकाई ऋण आवेश है। फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड लेसन में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी गति पाई जाती है? कक्षीय गति और चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन के इस दोनों गति के कारण इलेक्ट्रॉन में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति तथा चक्रण गति, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण इसमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, ठीक है। कारण इसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। कंप्लीट। तो ये रीजन है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन में कक्षीय गति भी है और चक्रण गति भी है, जिसके कारण इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वह स्थायी होता है, परमानेंट होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, तो आवेशित कण होने के कारण और स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में हमेशा एक छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। अब हमको सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हम निकालेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है वो देखिए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बराबर, तो इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियों को जोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का कौन कौन गति है? तो इलेक्ट्रॉन का एक कक्षीय गति है, तो कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण होगा। और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति है, तो दूसरा जो होगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो पहला हो जाएगा, देखिए कक्षीय गति है तो कक्षक चुंबक आघूर्ण, कक्षक चुंबक आघूर्ण, और प्लस दूसरी गति है चक्रण गति, तो दूसरा होगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो आप ऑलरेडी पहले से देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण उसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण आता है। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा कक्षीय यानी कक्षक चुंबक आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा। ये जो चुंबक लिखे यहाँ पे आप चुंबकीय भी लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बहुत कम होता है। कितना होता है वो हम लोग देखेंगे। तो चूंकि आपका ध्यान रखना है, ये फिगर के बाद इधर वाला पार्ट है, ये डिफिनेशन के बाद ये फिगर आया है, ये एक पार्ट था, और फिगर के बाद यहाँ से आपको यहाँ लिखना था, ठीक है, रिटर्न यहाँ करना था। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय आघूर्ण का, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि उसको बोर मैग्नेट्रॉन में मापा जाता है। वो कैसे मापा जाता है वो देखिए, उसका इकाई के बारे में ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन में व्यक्त करते हैं, राइट। जिसे बोर मैग्नेट्रॉन बीएम या म्यू बी से सूचित करते हैं। इतना क्लियर हो गया
कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है और इसे हम किस में व्यक्त करते हैं, बोर मैग्नेटॉन यानी Bm या म्यू बी में। तो आपको इतना बात तो पता चल गया। अब सवाल उठता है कि इसका मान कितना होता है, 1 Bm का मान कितना होता है, तो 9.27 गुणे 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.27, देयरफॉर ध्यान दीजिए 1 Bm या 1 म्यू बी बराबर 9.27 गुणे 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये Bm का वैल्यू कितना होता है ये भी आपको पता चल गया। अब आपको ये जानना है कि म्यू बी, ये जो म्यू बी हम लोग निकाले हैं, म्यू बी का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। तो म्यू बी का वैल्यू भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कक्षक के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है, जिसे हम बोर मैग्नेटॉन यानी Bm से सूचित करते हैं। और एक Bm का वैल्यू कितना होता है ये ध्यान रखिएगा, यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं हम लोग कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कक्षक चुंबक आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण तो निकल गया, कक्षक चुंबक आघूर्ण क्या होता है। तो गौर कीजिएगा, यहीं पर इस पार्ट को यहाँ पर हम लोग चालू कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ पर हम लोग आएंगे रिटेन पार्ट में। तो कक्षक चुंबक आघूर्ण, देयरफॉर कक्षक चुंबक आघूर्ण बराबर, कक्षक चुंबक आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और गुणे चक्रण क्वांटम संख्या। तो यानी Me इंटू म्यू बी। म्यू बी आपको पता चल चुका है, म्यू बी क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। जहां Me बराबर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या, और म्यू बी क्या है, म्यू बी बराबर है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ध्यान रखना ये प्लस माइनस दोनों में होता है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चूंकि चक्रण है, चक्रण होता है तो प्लस माइनस 1/2 होता है। म्यू बी क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पे म्यू बी जो लिखे हो, म्यू बी से पहले आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस म्यू बी। गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या आप लोग को फर्स्ट ईयर के सेकेंड लेसन में खूब पढ़ाया गया है कि 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो वही चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ है। यदि आप लोगों को एक फॉर्मूला मिला था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बराबर कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण प्लस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना आप लोग जान गए, उसका वैल्यू भी आप जान गए। अब आपको जानना था कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण आपने निकाल लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण और कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण निकल गया, तो आप चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी आराम से निकाल सकते हो इन दोनों का वैल्यू रखकर। अगर ऐसे इस पर चलते आप लोग, तो कक्षक का चुंबकीय आघूर्ण बराबर Me इंटू म्यू बी। Me क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और ये म्यू बी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है। अब हमको एक दिमाग में बात आई कि किसी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ठीक है, अगर किसी रासायनिक पदार्थ का निकालना है जिसमें धनायन है कोई, उस समय हम चुंबकीय आघूर्ण की कैसे गणना करेंगे। तो किसी रासायनिक पदार्थ में म्यू की गणना जो होती है वो प्रचक्रण मात्र सूत्र के द्वारा होती है, और ये संक्रमण तत्वों के अध्ययन में हम बहुत बढ़िया से आप लोग को बता चुके हैं। तो उस सूत्र को भी आप लोग गौर से देखिएगा कि किसी रासायनिक पदार्थ में कैसे गणना होती है। किसी रासायनिक पदार्थ में, किसी रासायनिक पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण की गणना प्रचक्रण मात्र यानी स्पिन ऑनली
सूत्र के द्वारा की जाती है। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ है जिसमें धनायन ऋणायन है यौगिक बनाए तो उसमें इसकी गणना जो होती है प्रचक्रण मात्र यानी स्पिन ओनली सूत्र के द्वारा की जाएगी। और वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र आपका ऑलरेडी पता है आपको क्या है, वो क्या है, तो ध्यान दीजिए, देयरफॉर म्यू बराबर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 bn, बहुत बार बता चुके हैं, गौर कीजिए। जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, म्यू तो आपको पता चल गया चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और bm तो इकाई है बोर मैग्नेटॉन। और ये जो है फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर है, और इसी फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर पदार्थों को हम लोग अब 5 भागों में बांटने जा रहे हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, गौर से देखिए। चूंकि अब पहले से आपको पता चल चुका है कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को हम 5 भागों में बांटेंगे। वो कौन कौन से पदार्थ हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसको धीरे धीरे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो अब उसी में चुंबकीय गुण में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग का टॉपिक है कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को पांच भाग में बांटा गया है। यानी ठोस अवस्था में जो पदार्थ आए हैं उनको चुंबकीय गुण के आधार पर हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया है। एक एक भाग का हम लोग विशेषता लेकर चलेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो देखिएगा। पहला नंबर है प्रति चुंबकीय, यानी डाई मैग्नेटिक। पहला नंबर है प्रति चुंबकीय डाई मैग्नेटिक। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको गौर से देख लीजिए। पहले हम डाई मैग्नेटिक पहले हम लोग डाई मैग्नेटिक को क्लियर कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे प्रति चुंबकीय में क्या क्या होता है। तो ये फर्स्ट ईयर से आप जानते हैं कि पहला चीज प्रति चुंबकीय है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रचक्रण मात्र सूत्र में जब n का वैल्यू हम 0 रखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया। अब चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर से विकर्षित हो जाएंगे, और इनमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो अपसारी होंगी। ध्यान दीजिए, आप फिजिक्स में लेंस जब पढ़ते हैं तो अपसारी अभिसारी लेते हैं, काल्पनिक है एक वास्तविक है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होंगी वो अपसारी होंगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबकित होगा। यानी ये विपरीत दिशा में दुर्बलता से जाएगा, प्रबलता से नहीं जाएगा, और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रति चुंबकत्व। तो रिटेन पार्ट में क्या लिखना होगा, तो पहला विशेषता इसका लिखेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो स्पष्ट बात है कि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, इनका चुंबकीय गुण क्या होगा, शून्य होगा। यानी आता इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर से विकर्षित हो जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर से विकर्षित हो जाते हैं।
यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाएंगे, विकर्षित हो जाएंगे, मतलब उससे दूर भाग जाएंगे। अब बताइए इनमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, अपसारी होते हैं। बताए ही थे कि इनमें चुंबकीय बल रेखाएं अपसारी होती हैं। एक अभिसारी और एक अपसारी, दो वर्ड आते हैं आपके फिजिक्स में। अपसारी का आपको टास्क दे दिया, अपसारी का मतलब क्या होता है आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर नहीं आता है तो हमसे प्रश्न पूछिए कि सर अपसारी का मतलब क्या होता है, कम से कम हमको भी तो पता चले कितने लोग देखकर और इस चीज़ को जानने के लिए इच्छुक हैं। तो अगर जानते हैं तो बताइए, और नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, दोनों काम करना है, ठीक है, जिससे क्या हो कि हम लोग आपस में भी तालमेल बैठा रहे। अब अगला चीज देखिएगा, इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबकित होंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बलता से क्या होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबकित होंगे। क्योंकि समान दिशा से तो विकर्षित हो गए, तो विपरीत दिशा की ओर चुंबकित होंगे, और समान दिशा की ओर प्रतिचुंबकित होंगे, मतलब उधर से दूर जाएंगे। ठीक है, चलिए, से दिशा में दुर्बलता से चुंबकित होंगे। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग। जैसे में आपका बेंजीन हो गया C6H6, या जल हो गया H2O, बेंजीन हो गया, जल हो गया, नमक यानी NaCl हो गया, TiO2 हो गया, और अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, ETC, बहुत हो जाएंगे उदाहरण। और इस घटना को प्रतिचुंबकत्व यानी डाई मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये पहला पदार्थ था चुंबकीय गुण के आधार पर। पहला भाग था प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की द्वारा विकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद इनमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी अपसारी होंगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबकित होंगे, यानी आकर्षित होंगे। जैसे उदाहरण बेंजीन हो गया, जल हो गया, साधारण नमक हो गया, अक्रिय गैस आदि हो गए, और इस घटना को हम बोलेंगे प्रतिचुंबकत्व। अब दूसरे नंबर को देखिए, दूसरा नंबर क्या आता है, दूसरा नंबर है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब पारा मैग्नेटिक। एक है डाई मैग्नेटिक और एक है आपका पारा मैग्नेटिक। दोनों एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो इसकी बातें देख लीजिए बाबू, पहले आपको बता देते हैं फिर लिखवा देते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या स्थायी चुंबकित आघूर्ण रखेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होंगे, प्रबलता से आकर्षित नहीं होंगे, दुर्बलता से, राइट, मतलब वीकली आकर्षित होंगे, और इस घटना को बोलेंगे अनुचुंबकत्व। और इनमें जो बल रेखाएं होंगी वो अभिसारिक होंगी। क्लियर। और इसमें जो चुंबकीय गुण है वो परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, ये नष्ट भी हो सकता है कंप्लीट। तो इसी चीज को इसमें लिखवाने वाले हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहला विशेषता हो गया इसका। और इसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण रहता है। अगला हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर
दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। इसके बाद अगला हो गया कि इनमें चुंबकीय बल रेखाएं पहले वाले में अपसारिक थी, इसमें अभिसारिक होती हैं। अब इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को अनुचुंबकत्व यानी पारामैग्नेटिज्म, जैसे यहां पे हम लोग डाई मैग्नेटिज्म लगाए, उसी तरह यहां पे मैग्ने के बाद मैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, इस घटना को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक अपवाद स्वरूप आता है O2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसको प्रतिचुंबकीय, लेकिन ये अपवाद है वर्ग 16 में अनुनाद संरचना के कारण ये प्रतिचुंबकीय नहीं होकर अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ऐसे अब उसके बाद O2 के बाद आप लोग धातु आयन ले लो, Cu2+ हो गया, Fe3+ हो गया, या आप लोग Mn2+ ले लो, और बहुत से यौगिक इसमें हो सकते हैं, संक्रमण धातुओं के आयन, TiO हो सकता है, Cr3+ हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल की कमी नहीं है, TiO भी हो सकता है, Cr3+ भी हो सकता है, etc। ठीक है, तो ये हुई अनुचुंबकीय की बात। अब इसमें फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। अनुचुंबकीय क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो अनुचुंबकीय में इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होंगे, और ये इस घटना को हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकत्व, और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो अभिसारिक होंगी। अब अपसारिक और अभिसारिक का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं आता है तो वो पूछना है कि सर इसका मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में, कम से कम कमेंट बॉक्स में डालिए कि पता चले कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं, पूरा लेक्चर का वीडियो देख रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरे नंबर को लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो हम लोग का मिलता है वो मिलता है लौह चुंबकीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरो, FERRO, फेरो मैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक की क्या व्यवस्था है वो देखिए, ये शब्द आपको बार बार डिस्टर्ब भी करता है। लौह चुंबकीय बोला गया है, लौह का फेरो है और चुंबकीय का मैग्नेटिक है, तो बहुत बार जो हिंदी वर्ड है वो नहीं देकर ये आधा इंग्लिश और आधा हिंदी दे देता है, मतलब लौह की जगह पर लगाता है फेरो, बोलेगा फेरो चुंबकीय पदार्थ। तो फेरो चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब आपको ये रखना है याद कि इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अस्थायी रहता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकीय गुण नहीं खोता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर अपसेंट भी हो जाएगा तो भी इसमें से चुंबकीय गुण बाहर नहीं जाने वाला है। और इसी घटना को इसी घटना को हम लोग लौह चुंबकत्व कहते हैं, और ये एक तरह से माना जाए तो अनुचुंबकत्व की विशेष अवस्था है। ठीक है, ये अनुचुंबकत्व की क्या है, विशेष अवस्था है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकीय गुण क्यों कायम रखते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो धातु आयन होते हैं वो आपस में मिलकर डोमेन बनाते हैं। डोमेन बनाने से क्या होता है कि डोमेन जो होता है वो उसमें परमानेंटली रह जाता है और चुंबकीय क्षेत्र हट भी जाता है, तो डोमेन के बनने के कारण इनमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं, और इनको हम लोग परमानेंटली मतलब कि अस्थायी रूप से चुंबक में बदल सकते हैं। और इनके इसी गुण के कारण इनका जो उपयोग है ऑडियो वीडियो टेप बनाने में किया जाता है। ऑडियो मतलब बोलने वाला टेप, वीडियो मतलब जो देख रहे हो टेप, इनमें किया जाता है। इनमें चुंबक भी लगे रहते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ के लगे रहते हैं, जिसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र खत्म भी हो जाता है तो भी अपना गुण समाप्त नहीं करते हैं और ये अपना गुण बरकरार रखते हैं। तो इसी बातों को लिखते हैं बाबू। इसमें चुंबकीय आघूर्ण स्थायी होता है
इसमें चुंबकीय आघूर्ण स्थायी होता है, प्लस आपको पहले बोले ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकीय गुण कायम रखते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकीय गुण कायम रखते हैं। यह भी आपको बताए थे कि इस घटना को लौह चुंबकत्व कहते हैं और यह अनुचुंबकत्व की एक विशेष अवस्था है, राइट। इस घटना को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लौह चुंबकत्व लिखना है आपको। फुल स्टॉप। और अब इसी पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। यह अनुचुंबकत्व की विशेष अवस्था है, ठीक है। यह अनुचुंबकत्व की विशेष अवस्था है। यह अनुचुंबकत्व की विशेष अवस्था है। तो यह अनुचुंबकत्व की विशेष अवस्था हो गया। अब इसके आगे वाले पार्ट को अगले वाले भाग में हम लोग लिखते हैं कि क्या होता है इसमें, जो अस्थायित्व है वो किस कारण से आता है, ठीक है। तो ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में एक साथ युग्मित हो जाते हैं, समूहित हो जाते हैं, जिसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है, ठीक है ना बाबू। डोमेन जो होता है एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है और प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? तो 10 के पावर 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इस बात को देखिए। तो ठोस अवस्था में ये यहां से हम लोग यहां पे आ रहे हैं। ठोस अवस्था में तो चूंकि ठोस अवस्था ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था ही लेंगे, इसके अलावा लेने का कोई चांस ही नहीं है। तो ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ में लौह चुंबकीय पदार्थ में धातु आयन, धातु आयन का मतलब हो गया धातुओं के धनायन। धातु में धनायन भी बनता है, ठीक है ना। तो धातु आयन का प्रत्येक परमाणु जो है एक चुंबक होता है, जो कि धातु आयन का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, जो कि समूहित होकर डोमेन बनाता है, डोमेन बनाता है, जो कि एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। कंप्लीट है। अब एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? तो 10 के पावर 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके हम कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे पहले, जैसे क्या क्या आप डाल सकते हो, तो जैसे आपका फेमस है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकल के बाद आप लोग डाल सकते हैं गैडमियम, जीडी, CrO2, ETC। कंप्लीट है बाबू। और ये भी ध्यान रखना, एक डोमेन में 10 के पावर 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। एक प्रत्येक लौह चुंबकीय पदार्थ का नियत मतलब निश्चित क्रांतिकता यानी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और उसके ऊपर यह फेरो चुंबकत्व का गुण नहीं दिखाता है, ठीक है ना।
तो क्रांतिक ताप होता है, यानी प्रत्येक लौह चुंबकीय पदार्थ का एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है जिसके ऊपर फेरो चुंबकीय या चुंबकत्व जिसके ऊपर फेरो चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। और इसे हम बोलते हैं क्यूरी ताप। मैडम क्यूरी पता ही आप लोगों को, इसे क्यूरी ताप कहते हैं। और इस गुण के कारण इसका उपयोग कहाँ होता है? तो ऑडियो वीडियो टेप बनाने में होता है। अब चुंबकीय गुण के आधार पर जो चौथा प्रकार होगा पदार्थ का, वो होगा प्रति लौह चुंबकीय। तो ये देखिए चौथा प्रकार होगा आपका प्रति लौह चुंबकीय। ये कौन सा है बाबू? ध्यान दीजिए, एंटी फेरो मैग्नेटिक। इसका नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अभी पीछे आपने फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था, यह एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण का दिशा निर्देशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि कुल आघूर्णों का जो योग होता है वो शून्य हो जाता है। मतलब इनके चुंबकीय आघूर्ण का एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, इनको जब जोड़ते हैं तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है, योगफल होता है, वो शून्य हो जाता है। और हम इसे ही बोलेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ, और इस घटना को बोलेंगे प्रति चुंबकत्व। ठीक है, और इसमें जो डोमेन होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और ये जो घटना है, ये जो पदार्थ का निर्माण है वो नील ताप, नील भी साइंटिस्ट का नाम ही है। नील ताप, जिस ताप पर इन्होंने बनाया था उस ताप को बोला जाता है नील ताप। तो ये जो पदार्थ है वो नील ताप पर पाया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं कि जब चुंबकीय आघूर्ण का दिशा निर्देशन इस प्रकार से हो, जब चुंबकीय आघूर्ण का दिशा निर्देशन इस प्रकार से हो कि जो दिशा निर्देशन है वो इस प्रकार से हो कि सभी का जो योगफल है वो कितना हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, दिशा निर्देशन इस प्रकार से हो कि सभी के आघूर्णों का जो योग है वो शून्य हो जाए। इस प्रकार से हो कि सभी आघूर्णों का योग शून्य, सभी आघूर्णों का योग शून्य हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को प्रति लौह चुंबकीय कहा जाता है। तथा इस घटना को प्रति लौह चुंबकत्व, तथा इस घटना को प्रति लौह चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें दिशा निर्देशन, चूंकि इलेक्ट्रॉन में जो दिशा निर्देशन है इस तरह होता है। एक ऑर्बिटल में यदि आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मान लीजिए p उपकक्षक ऑर्बिटल लेते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो दिशा निर्देशन है आघूर्णों का, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक होता है। तो इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का संख्या बराबर होगा, तभी इनके आघूर्णों को यदि जोड़ेंगे तो उनके आघूर्ण का योगफल कितना आ जाएगा? शून्य आएगा। और शून्य आ जाएगा तो समझिए कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया है। और इसे हम बोलेंगे प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। इस घटना को वो बोलेंगे प्रति लौह चुंबकत्व। तो जैसे उदाहरण में हम लोग बहुत कुछ ले सकते हैं, इसमें भी संक्रमण तत्वों के उदाहरण आएंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं कुछ उदाहरण, जैसे हो गया आपका MnO, NiO,
MnO2, Fe2O3, Mn2O3, Cr2O3 और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल की इसमें कमी नहीं है। क्रोमियम का भी ले सकते हैं, वेनेडियम का भी ले सकते हैं, वेनेडियम भी हो जाएगा, V2O3 TC वगैरह। और इसमें जो डोमेन होते हैं, इसमें डोमेन मतलब छोटे छोटे परमाणुओं का जो समूह होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को विकसित करता है, तो इनमें जो डोमेन है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यह घटना किस ताप पर मिलने को देखने को मिलती है? तो यह घटना नील ताप पर होती है। आपको एक बात को और ध्यान रखना है पीछे कि अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, मतलब आसानी से चुंबक में बदला जा सकता है, और या किनका स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, तो वो पदार्थ हैं लौह चुंबकीय, मतलब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। घटना को फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। तो लौह चुंबकीय मतलब फेरो चुंबकीय पदार्थ को हम अस्थायी चुंबक में बदल सकते हैं, जो कि ठीक इसके पहले 3 नंबर में था। राइट। अब चौथे के बाद हम लोग 5वें नंबर हेडिंग की ओर देखते हैं, क्योंकि बाद में इनका डायग्राम भी हम शो करेंगे तीनों का। 3, 4, 5 का डायग्राम हम लोग को दिखाना है, जो कि लास्ट में एक साथ दिखाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो 5वां नंबर हमारा क्या होगा वो देखिए। अभी तक आप फेरो पढ़ रहे थे, फेरी चुंबकीय आएगा। फेरी चुंबकीय जो है एक विशेष प्रकार का चुंबकीय गुण है। तो जैसे फेरो था, फेरो की जगह पे फेरी आ गया है। फेरी को ध्यान रखना है, फेरो और फेरी में अंतर है। FeRI और FeRO। फेरो अलग है, फेरी अलग है। फेरो, एंटी फेरो और फेरी, इस तीनों में आपको कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फेरी मैग्नेटिक क्या है? तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण का दिशा निर्देशन इस प्रकार होता है, असमान रूप से होता है कि सबके आघूर्णों को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल धनात्मक आ जाता है। हालांकि बहुत कम आता है, लेकिन धनात्मक आता है। का मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज जो है वो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो एंटी क्लॉक वाले जो होंगे वो कम मात्रा में होंगे और क्लॉक वाले क्या होंगे? अधिक मात्रा में होंगे। इस तरह अगर बढ़ते जाएगा आप लोगों का, तो क्लॉकवाइज वाले अधिक और एंटी क्लॉक वाले कम। तो इस प्रकार से इनका दिशा निर्देशन कर दिया जाएगा कि जो फेरी चुंबकत्व का जो आघूर्ण है, योगफल है, वो शून्य नहीं होता है, लेकिन अनुमानित मान से बहुत कम होता है। मतलब विपरीत डायरेक्शन में जो चक्रण होता है, हालांकि ये उल्टा बन गया, नीचे वाला ज़्यादा है, तो बताएंगे इसको ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें दिशा निर्देशन इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत में जो होता है, असमान रूप से होता है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, जो आघूर्ण होता है उसका योग करते हैं तो वो शून्य नहीं होता है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे वो बहुत कम होता है। लेकिन इसका कुल जो आघूर्ण होता है वो धनात्मक होता है। ये भी प्लस पॉइंट है। और आपके देखने वाली चीज़ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में निर्बलता से आकर्षित होते हैं, और ये एक विशेष प्रकार के पदार्थों के द्वारा दिखाए जाते हैं, जिसको हम फेराइट कहते हैं। फेराइट एक समूह का नाम है जिसमें Fe2O4 लगा रहता है। जैसे कार्बोनेट बोलते हैं तो CO3 लगा रहता है, उसी तरह फेराइट शब्द बोलते हैं तो ये भी एक समूह है जिसमें Fe2O4 लगा रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो इनके चुंबकीय आघूर्ण समान एवं विपरीत दिशा में, इनके चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू संकेत लिख दे रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण है ये। इनके चुंबकीय आघूर्ण समान तथा विपरीत दिशा में असमान रूप से दिशा निर्देशित रहते हैं। समान मतलब क्लॉकवाइज और विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो समान और विपरीत दिशा में असमान रूप से दिशा निर्देशित रहते हैं। असमान मतलब उनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। में असमान रूप में दिशा निर्देशित रहते हैं। इससे क्या होगा
तो चुंबकीय आघूर्ण का मान अनुमानित मान से बहुत कम होगा। इससे चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान अनुमानित मान से बहुत कम होता है। अब अनुमानित मान से बहुत कम होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अनुमानित मान से बहुत कम है तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनका जो कुल आघूर्ण होगा वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो इनका कुल आघूर्ण मोमेंटम धनात्मक होता है। इनका जो कुल आघूर्णों का जो दिशा निर्देशन उनको ऐड करोगे तो अंत में जो रिजल्ट आएगा बहुत कम आएगा, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। और ये एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व है जो कि फेराइट द्वारा प्रदर्शित होगा। पहले ही बोले थे कि यह एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व है जो कि फेराइट पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब फेराइट पदार्थ क्या है? तो पहले ही बोले कि इसमें जैसे कार्बोनेट लगा रहता है उस तरह Fe2O4 लगा रहेगा। तो ये बात क्लियर होगी कि ये एक विशेष प्रकार का चुंबकीय घटना है जो कि फेराइटों के द्वारा दिखाई जाएगा। फेराइट मतलब इसमें Fe2O4 वाले यौगिक रहेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? अब पहले बोले कि धनात्मक है, विशेष प्रकार का चुंबकत्व है जो कि फेराइट के द्वारा दिखाया जाएगा, और ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में निर्बलता से आकर्षित होता है। अगर, लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर इन पदार्थों को गर्म कर दोगे तो फेरी चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा और ये अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएंगे। तो इस घटना को भी लिख लो। इन पदार्थों को गर्म करने पर ये अपना फेरी चुंबकत्व खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनको गर्म करोगे तो अपना फेरी चुंबकत्व यानी अपना जो गुण है उसको खो देंगे और खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि ये लौह चुंबकीय की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में निर्बलता से आकर्षित होगा, प्रबलता से आकर्षित नहीं होगा। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे में कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे में आप मैग्नेटाइट लिखते हो, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ फॉर्मूला ही लिख देते हैं, Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। इसके अलावा आप लोग फेराइट ले सकते हैं। फेराइट में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। फेराइट, तो फेराइट में क्या होगा उदाहरण? फेराइट में देख लीजिए, फेराइट में क्या होगा? MgFe2O4 या आपका CaFe2O4, कैल्शियम हो ही गया, ETC डाल देते हैं। अब यहीं पर आपको समझा देते हैं, गौर कीजिए। फेराइट है तो Fe2O4 फंक्शनल ग्रुप रहेगा इसमें, Fe2O4 जो समूह है वो इसमें रहेगा और इसी को फेराइट बोलते हैं। इसका नाम होगा मैग्नीशियम फेराइट, इसका नाम होगा कैल्शियम फेराइट। और Fe2O4 के ऊपर 2 गो माइनस रहता है जैसे CO3 के ऊपर रहता है। तो अगर आपको सोडियम फेराइट लिखना है यहाँ पे मन करे तो सोडियम फेराइट तो बनाना नहीं है, क्योंकि सोडियम फेराइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोडियम फेराइट जो है चालकता में नहीं जाएगा। सोडियम मुलायम ठोस होता है ना, क्षारीय धातु है, तो सोडियम वगैरह तो लेना नहीं है। लेकिन जब एक वाला लोगे तो सोडियम कार्बोनेट का जैसे Na2CO3 होता है उसी तरह इसका भी Na2Fe2O4 हो जाएगा, क्योंकि Fe2O4 के ऊपर क्या होता है बाबू? 2 माइनस होता है।
तो फेराइड जो होता है एक समूह होता है, जैसे कार्बोनेट समूह होता है, उसमें Fe2O4 लगा रहता है तो उसको फेराइड बोलते हैं। कैल्शियम के साथ लगा तो कैल्शियम फेराइड, मैग्नीशियम के साथ लगा तो मैग्नीशियम फेराइड। अब इसका आघूर्णों का जो दिशा निर्देशन है उसको हम दिखाकर आप लोगों को समझा दें कि इनमें आघूर्णों का दिशा निर्देशन होता कैसा है। तो हम लौह चुंबकत्व की बात करें तो उस चीज को देखते हैं बाबू हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में टॉपिक में डाल दे रहे हैं। तो लास्ट में है आघूर्णों का दिशा निर्देशन। ठीक है, तो केवल क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर, ऐसा अगर कर दिया, ये एक तरीका है आघूर्ण दर्शाने का। दूसरा ये है कि समान संख्या में ऊपर नीचे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मान लीजिए इसमें एक और डाल देते हैं, 6 हो जाए। इसके बगल में एक डाल दिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का दिशा निर्देशन इसी तरह दिखाया जाता है। और एक में असमान रूप से हम डाल सकते हैं, एक ऊपर दो नीचे, फिर एक ऊपर दो नीचे, 3 ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर, असमान। लेकिन ऐसे हमको सेट करना है कि बाद में इनका जो ऐड करें इनका आघूर्ण शून्य नहीं होगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक निर्देशन इस तरह की, एक ऊपर दो नीचे, फिर एक ऊपर और 2 नीचे। जब ऐसा आघूर्ण का दिशा निर्देशन कर दिया हम लोग असमान, तो ये जो पहला है ये लौह चुंबकीय है। अगर ऐसा दिशा निर्देशन होगा तो ये लौह चुंबकीय होगा। अगर ऐसा होगा तो प्रति लौह चुंबकीय होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिशा निर्देशन होगा तो लौह चुंबकीय होगा, और ऐसा होगा तो प्रति लौह चुंबकीय होगा। अगर इस प्रकार का दिशा निर्देशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये अभी लास्ट में बोले, फेरी चुंबकीय। जहां तक डोमेन का सवाल है आपके दिमाग में आता होगा, डोमेन क्या है? तो डोमेन छोटे छोटे खंडों का, अणुओं का समूह है, छोटे छोटे खंडों में। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग बहुत बढ़िया से चुंबकीय मैग्नेटिज्म मैग्नेट अगर पढ़े हैं तो उसमें पढ़े होंगे। ये मान लीजिए ये एक कंटेनर, इसमें छोटे 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 परमाणु आपस में मिलकर समूहित हो गए, और समूहित हो गए तो ये डोमेन का निर्माण करेंगे, आपस में ये समूहित हो जाएंगे, डोमेन का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित होंगे। और ये छोटे छोटे खंड, एक जगह इतना बड़ा, एक जगह इतना बड़ा, एक जगह इतना बड़ा, ये आपस में फिर मिलते जाएंगे, और ये छोटे छोटे खंड डोमेन कहलाएंगे। और डोमेन में जो गुण आ जाएगा वो परमानेंटली होगा, वो जाने वाला नहीं है। इसीलिए जब डोमेन की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय गुण, तो वो परमानेंट ही होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी एक लास्ट रह गया है, वो लास्ट क्या है? तो हम लोग को परावैद्युत गुण, परावैद्युत गुण मतलब डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद इसमें 1-2 और हिडन टॉपिक भी आगे वाले में देख लेंगे, जैसे ब्रैंक समीकरण हुआ, तो 1-2 मिलर निर्देशांक हुआ, इस पर भी समय बचेगा तो अगले लेक्चर में करेंगे। और चूंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि आज का लेक्चर क्लास और रिटेन क्लास दोनों था, रिटेन का साथ साथ लेक्चर हुआ, तो ये आसानी से समझ में आएगा अगर क्रमबद्ध तरीके से देखोगे तो वीडियो को पूरा देखना, नोट्स को उतारना। अगर कहीं प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डालना, और 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, अपसारी और अभिसारी का मतलब बताना। यदि आप बता सकते हो तो बता दो, और नहीं बता सकते हो तो हमसे पूछ लेना। अब देखते हैं कितने आपके कमेंट आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, उसके हिसाब से हम भी उत्तर दे देंगे आप लोगों को। और अगले टॉपिक का आप तैयारी करना, डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। इस वीडियो को पूरा देखिए, और कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए।